आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर खराब स्वास्थ्य के कारण हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली समस्या है मोटापा या ओबेसिटी। फैट अधिक मात्रा में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही मोटापा कहते हैं। मोटापा कई दूसरी बीमारियों का जन्मदाता भी होता है। शुरुआत में इससे पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, सोते हुए खर्राटे लेना और छोटी सांसें जैसी परेशानियां होती हैं। और अगर समय पे मोटापे का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आगे चलकर डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बांझपन, फैटी लिवर, खास तरह के कैंसर, स्ट्रोक और स्लीप एपनिया होने का जानलेवा खतरा बना रहता है। इसलिए मोटापा कम करना या वेट लॉस बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो डाइटिंग और एक्सरसाइज करके वेट लॉस की कोशिश की जाती है, पर जिनका एक्स्ट्रा वेट 30 केजी से अधिक है वहाँ इम्पॉसिबल हो जाता है सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस करना। ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी ले तो एक्सरसाइज छोड़ते ही फिर से वेट गेन हो जाता है और कभी कभी तो पहले से अधिक गेन हो जाता है। शुक्र है कि ओबेसिटी या बैरियाट्रिक सर्जरी एक रेस्क्यू थेरेपी बन के हमारे सामने आई है। ओबेसिटी सर्जरी न सिर्फ वेट लॉस करती है बल्कि जीवन भर आपके वजन को हेल्दी लिमिट्स में भी रखती है। अब जरा देखते हैं कि किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है ये सर्जरी। अपने शरीर के बीएमआई से हम यह बात आसानी से जान सकते हैं। वो व्यक्ति जिनका बीएमआई 37.6 से ज्यादा है या बीएमआई 32.6 से ज्यादा है और मोटापे की वजह से कॉम्प्लिकेशंस है या एक्सेस वेट 30 किलो से ज्यादा है और डाइट एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सभी ओबेसिटी सर्जरी के लिए सूटेबल है। और ओबेसिटी सर्जरी सबसे आसान और सुरक्षित रूप से करवाई जा सकती है जोधपुर 4 रास्ता के पास स्थित द्वारका क्लिनिक में। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांग SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले डॉक्टर अविनाश टांग शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अपने करियर में कई ओबेसिटी सर्जरी कर चुके डॉक्टर टांग अब द्वारका क्लिनिक के माध्यम से हर उम्र और लिंग के लोगों को मोटापे से छुटकारा दिला के स्वस्थ, खुशहाल और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। तो अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। अपनी इस वेबिनार सीरीज में जो हम वेडनेसडे को करते हैं, पहले हर फोर्टनाइट वेडनेसडे को क्या करते थे, लेकिन आप सबके फीडबैक के बाद में हमने ये सीरीज अब हर मंथ का रखा है, लेकिन हर फोर्टनाइटली उसका हिंदी वर्जन भी लेके आते हैं। तो अब हमने पहले हिंदी में शुरू किया है, अब उसके बाद में हर 15 दिन बाद में फोर्टनाइटली वेडनेसडे को इंग्लिश में शुरू करेंगे। इसका टाइम आप सब जानते हैं, ये 4 to 5 PM के लिए बीच है और ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड वेबिनार है और आप चाहें तो पर्सनल कंसल्टिंग भी इसमें कर सकते हैं। ये इस सीरीज का 6th वेबिनार है। हमने पहली बार ओबेसिटी, एसिडिटी, गॉलब्लैडर स्टोन्स, पेनक्रियास, डायबिटीज पे कवर किया है। आज हम लीवर पे इसको कवर करने जा रहे हैं। आज का वेबिनार हिंदी में है और फोर्टनाइटली 15 दिन बाद में यही टॉपिक इंग्लिश में डिस्कस किया जाएगा। ये हमारे पास फीडबैक था कि हम वेबिनार को हिंदी में भी रखें और हमारे पास जब हमने हिंदी में इसको शुरू किया तो हमारे पास कई सारे मेल आए और कुछ लोगों नाराजगी भरे शब्दों में कहा कि ये तो इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो दोनों तरह की ऑडियंस को संतुष्ट रखने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम फर्स्ट सीरीज इंग्लिश में करें, हिंदी में करेंगे और उसके बाद में उसको इंग्लिश में करेंगे। तो इसके बाद हम अगली सीरीज में हार्ट के, बोन से, प्रेगनेंसी, लंग प्रॉब्लम, कैंसर आदि पे सीरीज को जारी रखेंगे। ये जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है मोटापा और लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं। दोनों ही बहुत ही बढ़ती हुई समस्या हैं।
काफी लोग इससे परेशान हो रहे हैं और इसलिए हमने आज का टॉपिक ये रखा हुआ है ये। और आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे कि लीवर का इंपॉर्टेंट रोल अपने शरीर में क्या है, लीवर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ओबेसिटी और लीवर की बीमारियों में क्या रिलेशन है, लिवर सिरोसिस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और लीवर की जो बीमारियां हैं उनका भी ट्रीटमेंट क्या है। ये जानने बाद आप सब जानना चाहेंगे कि हम अपने लिवर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और अपने आप को लिवर की बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में भी इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके कई सारे नाम हैं। कुछ लोग इसे लिवर के नाम से बोलते हैं, तो हिंदी में इसे यकृत के नाम से लिखा गया है, और इसे जिगर भी कहते हैं, जिसका ज्यादा उल्लेख फिल्मों में और शायरी में देखने को मिलता है। आप सब लिवर के बारे में क्यों जानना चाहिए, आपको जानकर रखने की जरूरत क्या है, ये आज का टॉपिक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब जानते हैं कि दिल के बारे में आप जानते हैं, किडनी के बारे में आप नाम सुना होगा, आप जानते हैं, अवेयरनेस आपको है, लंग्स के बारे में आपको जानकारी है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एक और है जो है लीवर। लीवर अपने शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी मशीन है, यानी यहीं पर डाइजेशन और मेटाबॉलिक सारे फंक्शंस लिवर में ही होते हैं और यही उनको कोऑर्डिनेट करता है। इसलिए लिवर के बिना जीवन असंभव है। लिवर का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, और फूड में कहें तो अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको शेयर करूं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन होते हैं। इन तीनों का फाइनल डाइजेशन लिवर में होता है। लिवर कोई और भी कई तरह के चीज बनाता है जो हमारे डाइजेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए रूटीन फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बाइल डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंजाइम्स ये भी फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है, हार्मोन्स ये न केवल फूड के बाकी बाकी सारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में काम आते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि ब्लड को कट कहीं लगता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लिवर बनाता है। इस तरह से ये के इंपॉर्टेंस प्रोडक्शन भी करता है। अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है, इनको बनाता है, जहाँ डाइजेशन करता है वहाँ नई प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है ये। और जब अपना कैलोरी इनटेक ज्यादा हो, जब अपने ज्यादा हो जाता है तो उन ज्यादा इनटेक को शरीर में वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखता है। जैसे हम बैंक में अपने सेविंग को स्टोर करते हैं, इसी तरह से लिवर भी डाइजेस्टिव के प्रोसेस में एक्सेस अमाउंट को वो स्टोर करता है, जिसमें ग्लाइकोजन हो, विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई के को भी स्टोर करता है, और कुछ मिनरल्स को भी, जैसे कि आयरन, कॉपर को लिवर स्टोरेज करता है। और प्रोडक्शन के अलावा, डाइजेशन के अलावा एक इंपॉर्टेंट काम है, वो है टॉक्सिन्स और ड्रग्स को ब्लड से रिमूव करना, जहां लिवर के साथ साथ किडनी भी इस काम में हेल्प करती है, लेकिन लिवर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लिवर का मेटाबॉलिज्म खराब हो, लिवर पर ढंग से काम ना करे, तो टॉक्सिन का लेवल शरीर में बढ़ करके वो अपने लिए जानलेवा हो सकता है। तो लिवर के कॉमन बीमारियां कौन कौन सी है जो आज अपन डिस्कस करेंगे, उसमें है एक फैटी लिवर, लिवर में चर्बी का जमा होना, एल्कोहलिक लिवर डिजीज आप सब जानते हैं और सबको जानकारी है, शायद इसी वजह से लिवर का नाम सब जानते हैं। ज्यादा अल्कोहल पीने से लिवर डैमेज होता है, और वही बीमारी जो लिवर को डैमेज करती है उसको हम मेडिकली एल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं। ये भी लिवर डिजीज है। हिपेटाइटिस जो वायरस के द्वारा की जाती है, जैसे कि हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई, ये सब हिपेटाइटिस लिवर को डैमेज करती हैं। कुछ अपनी बॉडी में इम्यूनिटी की वजह से भी लिवर में स्वेलिंग आती है, जिसको हम ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस कहते हैं। अलग बीमारियां हैं जिसमें लिवर में सिस्ट का इकट्ठा होना, सिस्ट पानी की भी हो सकती है, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। लिवर में एब्सेस, पस का पड़ना भी हो सकता है। लिवर में ट्यूमर्स हो सकते हैं, हिमेंजियोमा हो सकते हैं, लिवर में कैंसर भी हो सकता है। तो ये तरह से हम लिवर की कॉमन बीमारियां हैं जिनके बारे में अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे और आपको जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आज टॉपिक रखा था कि लिवर और ओबेसिटी में क्या रोग है, तो सबसे पहले जब ये ब्रीफ डायग्राम है जिसको आप याद रख सकते हैं, इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये काफी यूजफुल जानकारी है। जब शरीर में एक्सेस फैट जमा हो जाती है,
या जब हम यूँ कहें कि जब अपना वेट गेन होने लगता है, जैसे हम ओवरवेट होते हैं, तो अपना फैट शरीर में जाके कहीं न कहीं जमा तो होता है। शुरुआत में वो स्किन के नीचे जमा होता है और वज़न फिर बढ़ता रहता है, तो ऑर्गन्स के अंदर जाके जमा होती है और लीवर सबसे पहले अफ़ेक्ट होने वाला ऑर्गन है, जिसमें फैट जमा होती है और जब लीवर में फैट जमा होती है, तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे और आपने महसूस भी किया होगा कि काफ़ी अपने फैमिली मेंबर्स जब रूटीन में सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उनको फैटी लीवर लिखा हुआ मिलता है। इस फैटी लीवर का मतलब ये है कि वो ओवरवेट की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वेट नॉर्मल लगता हो दिखने में, लेकिन उनमें भी फैटी लिवर आता है। इसका मतलब उन लोगों के अंदर लिवर में फैट डिपॉज़िट होने की टेंडेंसीज़ ज़्यादा है। उन लोगों में डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल होने की टेंडेंसी ज़्यादा है और उनके फैमिली हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें ये फैक्टर स्ट्रांगली मिलेगा। तो ओबेसिटी लिवर को अफेक्ट करती है, फर्स्ट स्टेप है फैटी लिवर और जब ये फैट जमा हो जाती है और अगर अपना वज़न कम कर लिया जाए, तो ये फैट हट जाती है और लिवर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर ये फैट लिवर से नहीं हटे, यानी हम अपना वज़न कम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो फैट लिवर में रहता है और धीरे-धीरे लिवर सेल्स को डैमेज करने लगता है और इसी को हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये वर्ड नॉन अल्कोहलिक इसलिए लगाया गया है कि अल्कोहल की वजह से भी डैमेज आता है और फैटी लिवर की वजह से भी डैमेज आता है, इसलिए इसको फैटी लिवर कहते हैं और बिना अल्कोहल की वजह से हो रहा है ये। अगर ये जमा रहता है, तो धीरे-धीरे लिवर का डैमेज पार्ट बढ़ता जाता है और जैसे कि वो सबसे पहले लिवर में फाइब्रोसिस करता है। कुछ क्वेरीज़ हमें मिली है इस वेबिनार के लिए, उन्होंने लिवर फाइब्रोसिस के रिवर्सल के बारे में पूछा है। तो मैं आप बताना चाहूँगा कि जब लिवर फाइब्रोसिस होता है, लिवर में फाइब्रोसिस जब होता है, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर वेट कम करा जाए या खराब होने के कारण को रोका जाए, तो उनको अपन रोक सकते हैं और लिवर वापस नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर को कम नहीं है, तो लिवर का डिपॉजिट ज़्यादा रहता है, बढ़ता रहता है, कम नहीं हो रहा है, तो लिवर खराब होने लगता है और वो लिवर खराब की बीमारी का नाम है लिवर सिरोसिस। ये मैं इस वेबिनार में कई बार यूज़ करूँगा कि लिवर सिरोसिस हुआ है। लिवर सिरोसिस को इस सिंपल भाषा में कहें तो लिवर फेलियर। लिवर फेलियर अल्कोहल की वजह से भी हो रहा है और फैट की वजह से भी हो रहा है और ये होता है और तीसरा कारण था अपने वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी होता है। इसके अलावा और कई कारण हैं, लेकिन ये वर्ड है लिवर सिरोसिस जिसको आप ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि लिवर फेलियर को ही लिवर सिरोसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि लिवर सेल्स का डैमेज ज़्यादा हो गया है। वो डैमेज इस हद तक हो गया है कि अपने रिस्क फैक्टर को हटा दें, यानी वेट कम करें या अल्कोहल का यूज़ करना बंद कर दें या हेपेटाइटिस बी का, सी का ट्रीटमेंट ही लें, तो भी वो लिवर डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब वो वापस ठीक नहीं हो सकता। और कुछ लोगों में करीब 15 से 25% लोगों के अंदर जिनमें सिरोसिस होता है, उनमें लिवर कैंसर बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप समझ रहे हैं कि ओबेसिटी लिवर की डैमेज करने में काफ़ी बड़ा रोल है। वो जहाँ शुरुआती फैटी लिवर बीमारी करती है, उसके बाद में वो फैटी लिवर एल नॉन होली डिजीज़ को मेडिकली स्टीरियोहेपेटाइटिस कहते हैं, लिवर में सूजन आती है। अगर वो कंट्रोल नहीं हो स्टेज पे, तो लिवर अंततः फेलियर में जाता है, जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं और करीब 15 से 25% केस के अंदर लिवर कैंसर भी बनता है। तो फैटी लिवर के लोगों में क्या लक्षण हैं? क्या सिम्पटम्स उनमें होते हैं? कॉमनली कहूँ तो शुरुआती स्टेज में कोई सिम्पटम नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिवर की प्रॉब्लम नहीं है। और अधिकांश लोग जब सोनोग्राफी कराते हैं तो पता चलता है किसी और कारण से सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो सोनोलॉजिस्ट लिखते हैं लिवर फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3। तो ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है क्योंकि लिवर के फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए सोनोग्राफी से पता चलता है कि फैटी लिवर है। कुछ लोगों में अगर वो ब्लड टेस्ट करवाएं तो उनके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए आते हैं, उससे पता चलता है कि लिवर फैटी हो सकता है। और लेट स्टेज में जो सिम्टम्स उनको आएंगे वो आएंगे लिवर फेलियर के यानी सिरोसिस के, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ एक तरफ फैटी लिवर के पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम नहीं होता है,
वहां दूसरी तरफ अगर वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया है और लिवर फेलियर स्टेज में आ गया है तो कई सारे सिम्टम उनको हो सकते हैं। और फैटी लिवर का अपने शरीर पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी पहले वाली स्लाइड में दिखाया था कि अगर कैंसर तक की स्थिति बन सकती है, तो अगर जब कोई ऑर्गन्स की बीमारी होती है, इसका सीधा-सीधा असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो दर्द की अपनी एज कम हो जाती है। जहाँ बीमारी है, वहाँ अपनी एज कम होना मान के चलना है। फैटी लिवर के लोगों में हार्ट से, हृदय रोग से डेथ होने की रिस्क 2 गुना तक हो जाती है, जो कि एक चिंता वाली बात है। और फैटी लिवर के रोगियों में 3 कारण से डेथ होती है, जिसमें पहला कारण हार्ट डिजीज है, दूसरा कारण कैंसर की वजह से है और तीसरा कारण लिवर खुद जो सिरोसिस है। तो यानी फैटी लिवर होने से अपने जीवन पे बहुत ही उल्टा, प्रतिकूल और नेगेटिव असर पड़ता है। और इससे न केवल जीवन छोटा होता है, डेथ रेट भी ज़्यादा होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब होती है, प्रोडक्टिविटी भी खराब होती है। फैटी लिवर हमारे को नुकसान क्यों करता है? उसे डेथ क्यों होती है? और मैं आपको स्लाइड के थ्रू ये बिल्कुल ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि नॉन एल्किल फैटी लिवर डिजीज़ ये उन लोगों में डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी के साथ आती है या उनके आने का इंडिकेटर होता है। इन सब बीमारियों को हमारे फिजिशियन साथी मेडिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से लेबल करते हैं। और आप में से कई लोगों ने ये जानकारी ली होगी, सुना होगा कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें ओवरवेट लॉस, जिसमें कि पेट का मोटापा सबसे बड़ा चीज होती है, जो बड़ी डिफाइनिंग फीचर है उसका। तो पेट का मोटापे के साथ में उन लोगों में डायबिटीज का होना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना और उनमें फैटी लिवर का भी होना। तो ये और फीमेल्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, तो ये सब चीज मिलकर के मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाती है। तो यानी जिसको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये है कि वो उसको आने वाले समय में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर आने की संभावना है। इस तरह से फैटी लिवर डिजीज को अपनी बीमारियों का इंडिकेटर मान सकते हैं और अपने को बचाव की तरफ काम कर सकते हैं। लिवर सिरोसिस, जैसे मैंने बताया कि ये एक लिवर फेलियर है जो स्लोली लिवर को डैमेज चलता रहता है और प्रोग्रेसिव लिवर फेलियर डिजीज कहलाता है। स्लो प्रोग्रेसिव लिवर फेलियर है। इसके कारण ओबेसिटी, वेट एक उभरता हुआ कारण है। एज ऑन डेट ये नंबर 3rd पे आता है, लेकिन ये उभरता हुआ कारण है। आने वाले समय में जिस तरह से ओबेसिटी के केस बढ़ रहे हैं, डायबिटीज केस बढ़ रहे हैं, तो ये आने वाले समय में नंबर 1 कारण बन सकता है। एल्कोहल अभी आज के समय में नंबर 1 कारण है लिवर को डैमेज करने का। और इसीलिए सब लोग जानते हैं कि एल्कोहल ज़्यादा पीने से, लंबे समय तक पीने से लिवर खराब होता है। ये मैं भी बचपन से सुनता हुआ हूँ, पिछले 40 साल से बात सुनता हुआ आ रहा हूँ और ये सब जानते हैं, फिर भी इसका सेवन, यूज़ कंट्रोल नहीं करते हैं। अनकंट्रोल ज़्यादा पीने से लिवर को डैमेज होता है। पहला कारण है अल्कोहल, दूसरा कारण है वायरल हेपेटाइटिस। जब लिवर में एक वायरस का इन्फेक्शन आता है, जिसको हेपेटाइटिस बी या सी कहते हैं, उसकी वजह से लिवर डैमेज होने लगता है और लिवर डैमेज होता है। इसलिए शराब का सेवन कम से कम होना चाहिए और अपन को वेट कम रखना चाहिए और अगर हेपेटाइटिस वायरस है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि अब लिवर फेलियर है, जैसा मैंने शुरू में बताया था, फैटी लिवर पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन बाद में जब एडवांस स्टेज आती है तो इसके सिम्टम हो सकते हैं। तो सिरोसिस की सिम्टम्स भी शुरुआती में थकान का महसूस होना, भूख में कमी का होना, जी मचलाना और या वजन का घटना, ये सिम्टम्स हैं, जिस वजह से ये हमें पता चलता है कि पेशेंट को लिवर सिरोसिस के सिम्टम है। हम जब जांच करें तो पता चलता है कि इनको लिवर सिरोसिस की तकलीफ है ये। लेकिन जैसे अगर बीमारी एडवांस होती है तो उनके सिम्टम्स और बढ़ने लगते हैं। जैसे कि पहला सिम्टम है ब्लीडिंग का ज़्यादा होना। लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में प्लेटलेट प्लेटलेट एक ब्लड कंपोनेंट है जो अपनी ब्लीडिंग को कंट्रोल में रखता है।
उसका नंबर कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। वो यूजुअली करीब 1.5 लाख तक होता है, लेकिन कुछ लोगों में घट के 50,000 या उससे भी कम हो जाता है, 20, 30, 40,000 तक हो जाता है। और जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो ब्लीडिंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब सिरोसिस के पेशेंट सुबह टूथ ब्रश करते हैं, तो वहाँ से उनको ब्लीडिंग होने लगती है, गम से ब्लीडिंग होती है। कभी अपने आप ही नाक से ब्लड आने लगता है, कभी-कभी यूरिन में ब्लड आने लगता है और कभी स्टूल में ब्लड आता है। स्टूल में ब्लड का आने का मतलब है कि उनके इंटेस्टाइन में कहीं न कहीं से ब्लड का लॉस हो रहा है। तो जैसे ब्लड प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम होती हैं, उनमें ब्लीडिंग होने की प्रोबेबिलिटी संभावना ज़्यादा होती है और वो अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन मुँह से, दाँत से लेके इंटेस्टाइन में कहीं से भी ब्लीडिंग का रिसाव होता है, तो बाद में धीरे-धीरे वो स्टूल के रूप में सामने आता है। इस वजह से उनको ब्लीडिंग की टेंडेंसी आती है। ब्लीडिंग धीरे-धीरे होती है, तो कमी लगती है, थकावट होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। ब्लड टेस्ट कराने पे पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। जब ब्लीडिंग सडनली होती है, तो उसका मतलब है कि लिवर के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन की बीमारी डेवलप हुई है। अंदर खून की पतली-पतली नलियाँ होती हैं, जो फट जाती हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड वॉमिटिंग के रूप में बाहर आता है, जो करीब आधा लीटर, 1 लीटर तक हो सकता है। फ्रेश ब्लड आता है और वो एक तरह से ये मेडिकल इमरजेंसी है। दूसरा लक्षण है जॉन्डिस का। लिवर खराब हो रहा है, इसलिए लिवर का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों में जॉन्डिस का आना शुरू होता है और ये जॉन्डिस धीरे-धीरे बढ़ता हुआ जाता है। जॉन्डिस का पता हम आप नॉर्मली हम सब सामने देखें, किसी की आँखों को देखें तो पीलापन आता है, जहाँ आँखें सफ़ेद होती है, वो पीली होने लग जाती है और अगर हाथ को देखें, तो हाथ में जहाँ लालिमा होती है, वो भी पीलापन की तरह देखने लगती है। तो आँख का पीला होना, स्किन का पीला होना बताता है कि इसको पीलिया या जॉन्डिस हो रहा है। जॉन्डिस क्योंकि प्रोग्रेसिव है, कम नहीं हो रहा है, लिवर फंक्शन ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए खुजली होना लगती है। इसको प्लूराइटिस कहते हैं और मरीज़ पूरे दिन भर, पूरे शरीर में खुजली करता रहता है। इसकी वजह से उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब होती है। वो बोलता है कि मुझे बहुत खुजली आती है, खुजलता रहता है ये। जैसे कि मैंने बताया था कि लिवर का फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जब लिवर खराब हो जाएगा, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा या ना होगा, बहुत ही कम होगा। और जब प्रोटीन का सिंथेसिस कम होता है, तो अपना ब्लड प्रेशर भी कम होने लगेगा और साथ में अपने शरीर का जो पानी अंदर ब्लड वेसल्स के रूप में रहता है, उसके अंदर रहता है, वो धीरे-धीरे करके ब्लड वेसल से बाहर आकर के स्किन के नीचे इकट्ठा होने लगता है, जिसको एडिमा कहते हैं, यानी हाथों-पैरों में सूजन का आना। कई दर्दी आते हैं हमारे पास, हाथ-पैरों में दर्द की सूजन आ रही है। इसके 3 मुख्य कारण हैं, या तो हार्ट के फंक्शन खराब हो, या किडनी का फंक्शन खराब हो, या लिवर का फंक्शन खराब हो। तो आप इस चीज़ को दिमाग में ध्यान रखें कि अगर किसी दर्दी को या किसी मिलने वाले को अगर पैरों में सूजन आ रही है, टखन सूजन आ रही है ना? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनको लिवर सिरोसिस की तकलीफ हो सकती है और डॉक्टर से आप जाँच करवाएँ। अगर प्रोटीन की कमी होती है, तो पेट के अंदर भी पानी भरने लगता है। पेट में पानी बढ़ता है, पेट फूलने लगता है, पेट में भारीपन लगता है, पेट में खिंचाव आता है। शुरुआत में जो लोग ओवरवेट होते हैं, उनको आभास होता है कि मेरा पेट खिंचाव जैसा आता है, लेकिन अब सोनोग्राफी जाँच कराएँ, तो पता चल जाता है कि अब इनके पेट के अंदर पानी भर रहा है। ये भी सिरोसिस की एडवांस स्टेज के लक्षण हैं। और जब जैसे कि मैंने लिवर के फंक्शन के बारे में बताया था कि टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। जब लिवर खराब हो जाता है, लिवर के टॉक्सिन्स को क्लियर नहीं कर पाता है, तो यही टॉक्सिन्स ब्लड के थ्रू ब्रेन में चले जाते हैं और ब्रेन में जाकर के ब्रेन के फंक्शन को खराब करते हैं। इसलिए पेशेंट्स का अबनॉर्मल बिहेवियर होने लगता है। उसके बॉडी मूवमेंट्स कम आने लगते हैं, वो पहचाना कम लगता है, ब्रेन के फंक्शन डल हो जाते हैं। तो अल्टर सेंसोरियम अपना बेहोशी की तरफ जाने लगता है ये। तो असामान्य व्यवहार जिसे कहते हैं, वो होने की संभावना होती है। तो ये सब लिवर सिरोसिस के लक्षण हैं, या कहूँ कि लिवर सिरोसिस के एडवांस स्टेज में आने वाले कॉम्प्लिकेशन हैं। अब हम बात करेंगे लिवर ट्रीटमेंट के बारे में, कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सो अगर लिवर सिरोसिस है, तो उसका ट्रीटमेंट है मेडिसिन। आप डॉक्टर्स को दिखाएँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर को दिखाएँ या हेपेटोलॉजिस्ट जो हमारे स्पेशल ब्रांच है, जो गैस्ट्रो के डॉक्टर लिवर के बारे में देखते हैं, वो हेपेटोलॉजिस्ट भी कहलाते हैं, तो उनको दिखाएँ। वो कारण का पता करेंगे, कारण का पता करने के बाद में उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देंगे। तो सिरोसिस का ट्रीटमेंट मेडिसिन है, या नया लिवर लगाया जाए, क्योंकि लिवर अगर खराब हुआ है, तो लिवर लगाने की ज़रूरत है। और साथ में ट्रीटमेंट में देखा जाता है कि इसका कारण क्या है। अगर अल्कोहल की वजह से लिवर खराब हुआ है, तो हम फैमिली को मोटिवेट करते हैं कि वो अल्कोहल का यूज़ ना करें, अल्कोहल छोड़ें। अगर ओवरवेट से हो रहा है, तो वो अपना वज़न कम करें, ताकि ट्रीटमेंट जो हम ऑफ़र करते हैं, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिले। मैं जैसे बता दूँ, ये अल्कोहल छोड़ने से या वेट कम करने से जो सिरोसिस हो चुका है,
वो वापस नहीं होगा, लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम ऑफर करने वाले हैं उसका रिस्पॉन्स अच्छा होने की उम्मीद रहती है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से सिरोसिस हुआ है तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, अवेलेबल है। और एक समय में हेपेटाइटिस बी और सी नंबर 1 कारण हुआ करते थे, लेकिन इनका वैक्सीन आने की वजह से, इनके लिए ट्रीटमेंट आने की वजह से अब ये भी कंट्रोल में आ गए हैं। और जिनको डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, वो भी इन तीनों चीजों को अच्छे से कंट्रोल में रखें, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज लिवर को डैमेज करती है और लिवर का डैमेज बार बार होता रहता है तो लिवर की रिकवरी नहीं होती है, इसलिए ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं होता है और लिवर आगे और जल्दी खराब हो सकता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर कंट्रोल भी अच्छा रखना जरूरी है। ये तो लिवर सिरोसिस जब हम कहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है, लिवर खराब होने पर इसे दवा के दे करके पूरे ढंग से ठीक नहीं किया जा सकता। यानी जब लिवर खराब हो चुका है, इसकी हम कह रहे हैं कि लिवर सिरोसिस हो चुका है, अब उसको मेडिसिन देने से लिवर सिरोसिस वापस नॉर्मल लिवर के रूप में कभी नहीं आ सकता। ये बात इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहता हूँ आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट करें, याद करें कि एक बार लिवर खराब हो चुका है तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। जबकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर खराब हो तो अपनी उसमें रिकवरी होने की कैपेसिटी है, वो फिर रिकवर हो जाता है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बार बार लिवर को डैमेज ना करें, लिवर की इंसल्ट ना करें। अगर इंसल्ट करने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रिकवरी होने के चांसेस कम होंगे। और जब इंसल्ट बार बार लगातार होती रहेगी, जैसे कि एल्कोहल से रेगुलर एल्कोहल ले रहे हैं तो लिवर रिकवर करेगा, लेकिन रिकवरी की तुलना में उसका डैमेज ज्यादा हो रहा है तो लिवर एक स्टेज आएगी, लिवर सिरोसिस में चला जाएगा। ओवरवेट वेट से फैट लिवर को डैमेज करेगी। अगर हम वेट कम कर लेंगे तो रिकवरी हो सकती है, लेकिन अपना वेट बढ़ता जा रहा है तो अल्टीमेटली लिवर को डैमेज करेगी। तो अगर लिवर एक बार में डैमेज हो चुका है तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो लिवर सिरोसिस को वापस नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट कर दे। इसलिए लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट सिर्फ नया लिवर ही एकमात्र विकल्प है। और नया लिवर एकमात्र विकल्प का मतलब है कि हम मरीज को नया लिवर लगाएं, और नया लिवर लगाने की प्रोसेस को ही हम लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए? ये भी एक कॉमन क्वेश्चन हमारे आज क्वेश्चनर में हमें मिला वेबिनार के में, कि हमें लिवर सिरोसिस है तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए। तो अगर लिवर में सिरोसिस है तो आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लिवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ है, लेकिन अगर लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं तो आपको डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट में रखेंगे। पर आपको ये चीज दिमाग में रखने की जरूरत है कि भविष्य में लिवर ट्रांसप्लांट की आपको जरूरत हो सकती है। अगर लिवर सिरोसिस है तो भविष्य में आपको लिवर ट्रांसप्लांट जरूरत हो सकती है। सभी लोग जो लिवर सिरोसिस के हैं उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है अपने परिवार के मेंबर को आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हिपेटोलॉजिस्ट के रेगुलर संपर्क में रहें, रेगुलर सुपरविजन में रहें। वो जो एडवाइस दें उसको रेगुलर फॉलो करें, तो आपके लिवर का फर्दर डैमेज तो नहीं रुकेगा, लेकिन मॉनिटरिंग अच्छी होने की वजह से उसकी केयर अच्छे ढंग से हो पाएगी। और अगर आपको लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुके हैं तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए घर में विचार करके तैयारी शुरू करनी चाहिए। लिवर ट्रांसप्लांट करने का इंडिकेशन क्या है, या ये कहें कि लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं, जब वो आने लगे तो हमें ट्रांसप्लांट के तैयार रहना चाहिए। तो ये लिवर सिरोसिस के एडवांस सिम्टम्स ही हैं जो बार बार हमें आते हैं, जैसे असाइटिस। इसका मतलब मैंने बताया कि पेट में पानी भरना। जब पेट में पानी भरना शुरू होता है तो यानी लिवर फेलियर में जा रहा है। इसको हम बोलते हैं मेडिकली डीकम्पनसेटेड सिरोसिस। यानी सिरोसिस तो है लेकिन अभी अब वो डीकम्पनसेट हो गया है, वो अब नॉर्मल की तरह फंक्शन करने में भी अब सफिशिएंट नहीं है। तो जैसे भी लिवर में थोड़ा सा भी इंसल्ट किसी भी वजह से होगा वो फेलियर की तरफ जाने लगता है।
और ये सब सिम्टम लिवर फेलियर के एग्रीवेट करने वाले सिम्टम्स की तरफ इशारा करते हैं। तो पेट में अगर पानी भरता है तो आप डॉक्टर्स को दिखाएं, वो पेट से पानी निकालेंगे, मेडिसिन देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, कंट्रोल करेंगे, साथ में आपको कम नमक खाने की सलाह भी देंगे, जिसका आपको अच्छे से पालन करना है। कम नमक का सेवन करें, पानी का यूज भी एक लिमिटेड अमाउंट में आपके एडवाइस के अकॉर्डिंगली करें। तो पेट में पानी भर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी पेट में बार बार पानी भर रहा है, इसका मतलब है कि लिवर फेलियर की कंडीशन प्रोग्रेसिव है। दूसरा है जॉन्डिस। अगर जॉन्डिस प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है, साथ में खुजली भी अगर होती है, बढ़ रही है, तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। हिपेटिक एनकेफेलोपैथी, अगर दर्द का असामान्य व्यवहार होता है, जैसे बताया लिवर खराब हो चुका है, लिवर का जो मेन फंक्शन है एक टॉक्सिन्स को रिमूव करना, वो टॉक्सिन रिमूव नहीं कर पा रहा है, वो टॉक्सिन अब लिवर से दूर, लिवर की वजह से दूर नहीं हो पा रहे हैं और वो ब्लड के में रहते हुए सीधा ब्रेन तक चले जाते हैं और ब्रेन की फंक्शन अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से बेहोशी का आना, बार बार अबनॉर्मल बिहेवियर होना, तो वो भी लिवर फेलियर की तरफ इंडिकेट करता है, इसलिए वहां भी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है। और अगर ब्लीडिंग बार बार हो रही है, कंट्रोल में आती है, लेकिन उसका वापस आने की टेंडेंसी बार बार बढ़ रही है, तो भी एक इंडिकेशन है कि आपको ट्रांसप्लांट के लिए तैयार होना है। या इन सब वजह की वजह से आपका हॉस्पिटल एडमिशन रेट बढ़ रहा है, बार बार ट्रीटमेंट कराने के डॉक्टर को जाना पड़ रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पर्सन अफेक्टेड है वो अपना वर्क नहीं कर सकता है, काम पे नहीं जा सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, तो ये सब मिलकर के एक लिवर ट्रांसप्लांट के इंडिकेशन बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशन लिवर सिरोसिस के एडवांस वाले थे, वो अगर बार बार हैं या उनमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार रहना चाहिए। लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा प्रोसेस है, आज इसके लिए बड़ी प्रोसेस होती है, उसमें फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग होती है, और ये दो तरह से होता है। एक, जब फैमिली के मेंबर खुद डोनेट करें, दूसरा कहीं से कैडेवर से हमें मिले। तो फैमिली के मेंबर डोनेट करें, इसके लिए डोनर पर्सन जो लिवर डोनेट करने वाला है वो फैमिली का नॉर्मल पर्सन है, वो हेल्दी पर्सन है, इसलिए मेडिकल टीम यानी डॉक्टर्स पे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे डोनर को सेलेक्ट करे कि जो लिवर दे, लेकिन डोनर को, लिवर देने वाले को कोई भी नुकसान नहीं हो। हमें उसे 0.1% भी रिस्क नहीं चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की सर्जरी करके लिवर दे रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लिवर दे रहा है, तो वो पर्सन बहुत हेल्दी होना चाहिए। तो ऐसे डोनर का सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है, पूरी तरह से डिटेल उनकी पूरी बॉडी का असेसमेंट होता है, लिवर का असेसमेंट होता है, कहीं उनमें तो लिवर की डिजीज नहीं है, कोई फैटी लिवर नहीं है, पहले कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन उनको तो नहीं हुआ था, उनके लंग फंक्शन अच्छे हैं, उनके किडनी हार्ट फंक्शन सब अच्छे हैं, इन सब पैरामीटर्स का बहुत डिटेल में एनालाइज होता है, फिर उसका सिलेक्शन होता है। सो आपके, मैं सजेस्ट करना चाहूंगी फैमिली में आप 1 2 3 यानी 2 3 लोगों को ऐसे स्क्रीन करके रखें कि जो दर्दी के लिए, अपने मरीज के लिए लिवर देने के लिए तैयार हो। ब्लड ग्रुप मैच होना, ये इन फैक्टर के अलावा ये फिटनेस के फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए अगर घर में लिवर सिरोसिस का पेशेंट है तो 2 मेंबर या 3 मेंबर मोटिवेटेड होने चाहिए जो लिवर डोनेट करें। फिर हम 1 बाय 1 उनका टेस्ट करके देखते हैं। अगर नंबर 1 अनफिट है मेडिकल कॉज से, तो नंबर 2 को बुला के सारे टेस्ट करे जाते हैं। वो अनफिट है तो नंबर 3 को बुला के देखा जाता है। इसलिए ये है लिविंग डोनर, यानी देने वाला जीवित इंसान है, फैमिली मेंबर है। और लिवर डोनेशन, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जो किया जाता है, ये गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉलो होते हैं, सिर्फ घर के मेंबर ही लिवर डोनेट कर सकते हैं अपने मिलने वाले के लिए, और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग भी होती है। आपके लोगों ने हमसे पूछा है काउंसलिंग में कि सर लीवर देने वाले को उसका लीवर कम तो नहीं पड़ जाएगा, तो मैं आपको यहाँ वापस एक नेचुरल प्रिंसिपल है लीवर का, या भगवान की एक देन है लीवर के बारे में, वो ये कि लीवर को अगर थोड़ा सा पार्ट निकाल के किसी को दे दिया जाए, तो लीवर एक शरीर का एक इकलौता ऐसा अंग है कि वो खुद वापस रीजनरेट होकर के उसी शेप का बन जाता है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मैं फिर समझाता हूँ। लिवर शरीर का इकलौता ऐसा अंग है, अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया जाए तो लिवर वापस उसी ही तरह का वापस बन जाता है। यानी अगर लिवर दे दिया है तो कुछ समय बाद में वापस लिवर नॉर्मल शेप का आ जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जरूरतमंद को अपन लिवर दे रहे हैं, एक नया जीवन दे रहे हैं, और अपना लिवर वापस थोड़े समय के अंदर वापस नॉर्मल हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को मेडिकल साइंस ने समझा और इसको यूज करना शुरू किया, और इसका यूज लिवर ट्रांसप्लांट के रूप में हमारे सामने आया।
जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट में हमारे पास 2 किडनी होती है, हम 1 किडनी डोनेट कर सकते हैं, तो दूसरी किडनी से आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता है, हमारे पास एक ही लिवर है। पर लिवर की बड़ी प्राकृतिक गिफ्ट है, जिसे मेडिकल साइंस ने पहचाना है कि लिवर का थोड़ा हिस्सा निकालने के बाद में लिवर वापस ग्रो हो जाता है, वापस ग्रोथ हो जाती है, इसलिए देने वाले पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आता है। अब हम कितना लिवर लेंगे डोनर से, ये डिपेंड करता है रेसिपिएंट लिवर जिसको लगाने वाले हैं। जिसका ट्रांसप्लांट होने वाला है, उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेसिपिएंट बोलते हैं, यानी लिवर को ग्रहण करने वाला मेंबर। तो उसके हाइट और बॉडी के हिसाब से एक मेडिकल कैलकुलेशन है कि इनको इसके लिवर का वॉल्यूम इतना चाहिए। तो हम ये असेस करते हैं कि देने वाला इतना ही लिवर दे कि जितना जिसको ज़रूरत है, उसका भी काम हो जाए और देने के बाद उसके शरीर में लिवर की कमी नहीं हो, लिवर की फंक्शन में कमज़ोरी नहीं आए। और जैसे कि हमारी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सामने लिवर है ना? इसका हम एडल्ट में बड़े लोगों के अंदर करीब-करीब 60% 70% लिवर निकाल के ये रिसिपिएंट में लगा देते हैं। तो रिमेनिंग 30 से 40% रहता है। सो अगर 60-70% लिवर डोनेट किया है, तो रिसिपिएंट डोनर को 30-40% लिवर मोर देन सफिशिएंट है। ये तो हो गया एडल्ट में। कुछ बच्चे की बीमारियां ऐसी होती है कि जिनका भी लिवर जल्दी से खराब हो जाता है और उनमें भी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। हम उनका भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको छोटा लिवर चाहिए क्योंकि उसकी हाइट और वेट कम है, छोटा बच्चा है, तो इसलिए हम लिवर के लेफ्ट साइड के हिस्से को लेते हैं, जो करीब 15% से 25% तक हो सकता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो 15-25 से उसको 30 से 40% तक हो सकता है। तो हम लेफ्ट साइड का इतना पार्ट उसको दे सकते हैं, तो अपने पास में 60-70% लिवर बचा हुआ है। तो ये लिवर डोनेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट आया है जिसके लिवर के दर्दियों की जान बचाई जा सकती है। और इसलिए मैं आज इस सेमिनार के थ्रू आप सभी से अपील करना चाहूँगा, अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को सिरोसिस है, तो आप लिवर हेल्दी पर्सन की तरह आराम से डोनेट कर सकते हैं। लिवर डोनेट करने के बाद डोनर को कोई रिस्क नहीं होता है। दूसरा लिवर ट्रांसप्लांट का तरीका है कैडेवर से, यानी जिनकी डेथ हो जाती है उनसे ऑर्गन्स निकालते हैं और उन ऑर्गन्स को हम ट्रांसप्लांट के जरिए जहाँ जहाँ जरूरत होती है वो उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर कुछ लोग अपना पहले से डिसाइड करके बॉडी को डोनेट करते हैं, तो ये उन डेड बॉडीज का हॉस्पिटल में स्पेशल प्रोसीजर के तरह उनके कई सारे ऑर्गन्स को निकालते हैं, जैसे आंख को निकालना है, हार्ट को निकालना है, लंग्स का निकालना है, उनके किडनी को निकालना है और लिवर को निकालना है। तो इस तरह से कई सारे ऑर्गन्स को निकाल करके कई सारे लोगों को नया जीवन दिया जा सकता है। तो ये प्रोसेस भी अच्छा प्रोसेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस में डोनेट करने वाले लोगों का वॉल्यूम काफ़ी कम है, काफ़ी कम लोग डोनेट करते हैं। इसलिए मैं आपसे यहाँ अपील करना चाहूँगा कि आपके मिलने वाले लोग हों, तो उन लोगों का लिवर आप डोनेट करें। जो लोग डोनेट करने से ये सबसे बड़ा रिलीजन है, धर्म है, अपना नया जीवन देने जा रहे हैं। और ये इसको हम कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसके लिए दर्दी को सबसे पहले गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर्स पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि मैं लिवर का दर्दी हूँ, मेरा लिवर खराब है और डॉक्टर कहते हैं कि इनको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और जब कई शक्यों की लिवर की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो हम इसका भी क्राइटेरिया बना हुआ है कि जिनका लिवर ज़्यादा खराब होता है, उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की प्रायोरिटी पहले दी जाती है। और जो पेशेंट का ब्रेन डेड होते हैं, उन लोगों का डोनेशन आता है हमारे पास में। और ये 2 कैटेगरी के लोग हैं स्पेशली, एक जो लोग हॉस्पिटल का जिनका डेथ हॉस्पिटल में होता है और जिसका डेथ का कारण या तो ट्रॉमा रोड साइड एक्सीडेंट होता है या न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो और कोई बीमारी नहीं हो। उन लोगों में ब्रेन डेड होने के बाद हम उनके ऑर्गन को यूज में कर सकते हैं। जब सारे ऑर्गन्स को निकाला जाता है, उससे से लिवर को भी निकाला जाता है और स्पेशल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है ताकि लिवर खराब नहीं हो। और लिवर निकालने के बाद में उसको 24 आवर्स के अंदर ज़रूरतमंद दर्दी को लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि लीवर डोनेशन अलग सिटी में होता है और इसका ट्रांसप्लांटेशन अलग सिटी के अंदर, दूसरे सिटी के अंदर होता है। और आपने कई मीडिया में न्यूज़ पेपर से न्यूज़ सुनी होगी, पढ़ी होगी कि कई बार 2 शहर के बीच में लीवर ट्रांसप्लांट होता है, तो इसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल होता है कि लीवर निकालने से लेकर के ज़रूरतमंद तक लीवर पहुँचाया जाए और इस 24 आवर की समय सीमा के अंदर पूरी प्रोसेस फिनिश कर ली जाए। तो यहाँ पर मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि हमें लीवर ऑर्गन डोनेशन की एक प्रैक्टिस को शुरू करना चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ा धर्म है, जहाँ अपन एक बीती हुई आत्मा को से कई सारे ऑर्गन्स को लेकर के कई लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं कि लीवर का अलग बीमारी। तो सिरोसिस के बाद में अलग बीमारी आती है, लीवर में सिस्ट होती हैं। सिस्ट सिंपल पानी की भी हो सकती हैं। कुछ बीमारी जैसे हाइड्रेट सिस्ट कहते हैं। हाइड्रेट सिस्ट बेसिकली जो एनिमल डॉग्स के साथ रहे हुए हैं, उनसे वो इन्फेक्शन आता है, जिससे हाइड्रेट सिस्ट बनती है। अगर वो सिस्ट है, उसका ट्रीटमेंट सर्जरी के द्वारा किया जाता है। कभी-कभी लीवर के अंदर एब्सेस बन जाता है, जिससे पेट में दर्द भी होगा, फीवर भी आएगा, जॉन्डिस भी आ सकता है। और ये लीवर इन्फेक्शन यूजुअली इंटेस्टाइन इन्फेक्शन के साथ आता है। इंटेस्टाइन ब्लड सप्लाई, जब इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है तो इंटेस्टाइन ब्लड लिवर में जाता है, तो ये इन्फेक्शन वाला ब्लड लिवर में जाकर के लिवर में भी अब्सेस बना देता है। अगर लिवर में अब्सेस होता है तो इसको पहले मेडिसिन ठीक करते हैं, जरूरत पड़ने पर सिरिंज से निकाल लेते हैं, और अगर कॉम्प्लिकेटेड हो या रप्चर हो जाता है तो ऐसे में सर्जरी करके उसको ठीक किया जाता है। लिवर कैंसर, जिसको कि हम एब्रिविएशन में एचसीसी यानी हिपेटो सेलुलर कार्सिनोमा, ये लिवर सेल से बनने वाला ट्यूमर है, कैंसर है। और इसका ट्रीटमेंट जैसा कि हर गैस्ट्रो सर्जरी में कैंसर के लिए कहा जाता है कि जो अगर ऑपरेशन करके इस ट्यूमर को निकाल दिया जाए तो ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। पर कुछ लोगों में हमें बीमारी का पता एडवांस स्टेज में पता चलता है, तो हम सर्जरी या तो नहीं कर सकते हैं, या सर्जरी करने के बाद बच्ची बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें कीमोथेरेपी या एम्बुलेंस थेरेपी का साथ लेकर के पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर लीवर कैंसर है तो उसमें 3 ऑप्शन अपने पास हैं, सर्जरी, कीमो, एम्बुलाइजेशन। और ये बीमारी की स्टेज पे डिपेंड करता है कि बीमारी लोकलाइज है, एडवांस है। तो आप अब तक ये प्रेजेंट से हमने डिस्कस किया कि लीवर डिजीज किस तरह से अपने को होती है। अगर हेल्दी लीवर में अगर ओवरवेट है, एल्कोहल लेते हैं, तो वो फैटी लिवर बनेगा। फैटी लिवर का ट्रीटमेंट अपने सही समय पे नहीं लिया तो लिवर फेलियर में चला जाएगा, इसको लिवर सिरोसिस कहते हैं, जो एंड स्टेज फेलियर डिजीज है। और लिवर सिरोसिस होता है तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिर्फ नया लिवर लगाना है, इसको लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा कि अपन एक लिवर को खराब होने से बचा सकते हैं। शुरुआती स्टेज के अंदर अपन ध्यान दें तो उसको बचा सकते हैं। तो लिवर प्रिवेंशन की आप जानना चाहेंगे कि कैसे हम इन लिवर को, अपने आप के लिवर को बचा सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, या हमारे लिवर कैसे हेल्दी रहे, इसके लिए हम क्या क्या हमें करना चाहिए। कई सारे कारण मैंने शुरू में डिस्कस किए थे, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है। करीब करीब 60-70% तक लिवर फेलियर इन्हीं की वजह से होता है, और उसका वजह है ओवरवेट, अल्कोहल या वायरल हेपेटाइटिस। अब इन 3 कारणों के बारे में डिस्कस करता हूं मैं, प्रिवेंशन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अगर अल्कोहल की वजह से लिवर फेलियर है तो मुझे इसके लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप सब जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं सब जानते हैं कि लिवर अल्कोहल से खराब होता है, तो इसके लिए हमें अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं उनको उसका यूज बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये पता करना मुश्किल है, ये बताना मुश्किल है कि किस में अल्कोहल पीने से लिवर खराब होगा और किस में नहीं होगा। काफी लोग सोशल डिस्कशन में बात शेयर करते हैं कि किसी पर्सन ने तो सालों तक अल्कोहल लिया लेकिन उसका लिवर तो खराब ही नहीं हुआ। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, ये बताना मुश्किल है कि इसका लिवर खराब नहीं होगा, लेकिन ये बताना आसान है कि जो अल्कोहल पीते हैं, जिसका लिवर खराब हुआ है, उसने अल्कोहल जरूर पिया है। इसलिए अल्कोहल को रोकना एक प्रिवेंशन की तरफ से फर्स्ट स्टेप है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। और जो लोग यूज करते हैं बहुत ही सोशली, ओकेजनली और मिनिमम अमाउंट में यूज करना चाहिए, ताकि वो लिवर को डैमेज ना हो और सिरोसिस में प्रोग्रेस नहीं हो। दूसरा है ओवरवेट कारण। ओवरवेट को कम करने के लिए हमारे को फिजिकल एक्टिविटीज का ज्यादा यूज करना चाहिए। हमें सेडेंटरी बैठे बैठे वाले काम जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है वो कम से कम करनी चाहिए। जितना हम वॉक करेंगे, जितना रन करेंगे और जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, उसी से अपना लिवर भी हेल्दी रहेगा। हमें रेगुलर वर्कआउट करना चाहिए, खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है।
उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप आज समय निकालते हैं, आज आप हेल्दी हैं, आज समय निकालते हैं, तो आप खुद को अपने लंबे समय तक हेल्दी रख पाएंगे। और अगर आप बीमार होने के बाद समय निकालने जाएंगे, तो नेचुरली आप पर एक सेटबैक आएगा, बीमारी का लेवल होगा, आप पर मेंटल स्ट्रेस होगा, फिर आप करने जाएंगे तो शायद तब आपको इतना सक्सेसफुल रिजल्ट ना मिले जितना हेल्दी स्टेज में आपको मिले। फिर भी आपको रेगुलर वर्कआउट करते रहना चाहिए। आपको जैसी एक्टिविटी अच्छी लगती है, चाहे वो एरोबिक हो, चाहे रेस्ट्रिक्टिव हो, चाहे जिम हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रनिंग हो, जो भी आपको अच्छी लगे करिएगा। बस करना ज़रूरी है। और एटलीस्ट 3-4 टाइम्स अ वीक, या मैं यूँ कहूँ सिंपली 5 डेज़ अ वीक आप शेड्यूल बना के रखें। हो सकता है 1-2 दिन स्किप हो जाएँ, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की वज़ह से, आपकी सोशल लाइफ़ की वज़ह से, लेकिन आपका मन में कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आज मैं फ्री हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है। और अगर इसको और ज़्यादा क्वांटिफ़ाई करके आना चाहूँ, अपन जब कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करें, तो अपना एटलीस्ट 3 से 400 कैलोरीज़ बर्न होना चाहिए। दूसरा एम है वज़न कम करने का। जैसे आप देख लिया, समझ लिया, और मुझे लग रहा है कि सब जो लोग अटेंड कर रहे हैं, वो समझ गए हैं कि ओवरवेट से लिवर खराब होता है। तो इसलिए हमें ओवरवेट को नॉर्मल वेट की तरफ बदलना चाहिए, यानी वेट कम करना चाहिए। और यही अपने लिवर को सेव करने का सबसे सेफेस्ट, ईज़ीएस्ट और तरीका है। तो जितना आपका वेट है उसका एटलीस्ट 10% वेट तो कम होना ही चाहिए, तभी जाके वेट लॉस का फ़ायदा मिलेगा। यानी आपका वेट अगर 100 केजी है, तो 10 केजी यानी 10 केजी मीन्स 10 केजी कम करना है, या 90 केजी वेट आपका होगा, तो आपको फ़र्क मिलना ल आप 1, 2, 3, 4 केजी वेट कम कर पाते हैं, फिर वेट गेन होता है, तो आपको डेफ़िनेटली वेट गेन वेट लॉस प्रोसेस का, यानी आप जिम जाने का, डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपने जा अगर ओवरवेट है, तो आपकी डाइट में कैलोरी इनटेक कम होना चाहिए। कैलोरी यूजुअली शुगर में ज़्यादा होती है। फ्रक्टोज़ एक शुगर का वैरायटी होता है, जो कॉर्न शुगर के रूप में काम ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई सारे इंग्रीडिएंट्स में काम लेते हैं, कई सारे फूड बेवरेज में काम आता है, ये बनाने में काम आता है ये। लेकिन ये फ्रक्टोज़ लिवर को डैमेज करता है, इसलिए उसका यूज़ कम से कम होना चाहिए। अपन को कार्ब में कहें तो होल ग्रेन, ये अच्छी बात है, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आई है। अब वो होल ग्रेन कार्ब्स का यूज़ करते हैं, वो अच्छी बात है, वो यूज़ करना चाहिए। और फैट में हमें सैचुरेटेड फैट का यूज़ नहीं करना चाहिए। पूफा आप समझते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसके अंदर जिसका ज़्यादा यूज़ अपने लिए सेफ है, वो तरह का फैट यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर सैचुरेटेड फैट है, जैसे कि, और सैचुरेटेड फैट मीन्स जो फैट अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर होता है। घी एक कॉम्प्लेक्स है, घी सेफ है, लेकिन घी की बजाय वैसे कुछ जैसे कि ऑयल को फैक्ट्री में सैचुरेट कर दिया जाता था, वो घी बने जिसको हम डालडा घी के नाम से बहुत फेमस हुआ था कई सालों पहले, कई डिकेड्स पहले। तो डालडा घी क्या था? वो एक तेल को केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको सॉलिड फेट में बनाया गया, ताकि ताकि जो भी अपने कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो बनते हैं, बेवरेज बनते हैं, मिठाई बनती है, जो भी उसके अंदर वो बनाएँ और वो रूम टेम्परेचर स्टोरेज रहे। लेकिन देखा गया कि वो सैचुरेटेड फैट थी वो, उसका यूज़ करने से हार्ट की प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा केस बढ़े, इसीलिए उस फैट का यूज़ नहीं करना चाहिए। और इससे सैचुरेटेड फैट का यूज़ यूजुअली बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वो प्रोडक्ट ना खाएँ। वेट कम करने के लिए एक नया कंसेप्ट है, नया टेक्नोलॉजी है, जिसको हम डीएनए डाइट कहते हैं। डीएनए डाइट एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है। आपके डीएनए का एनालाइज करने के बाद डाइट आपको सजेस्ट करी जाती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा शरीर सबका अलग-अलग है, हमारा डीएनए सबका अलग-अलग है। तो इसलिए हमारे फूड का डाइजेस्टिव करने की कैपेसिटी भी सबकी अलग-अलग है। तो अगर हमें पता चल जाए, जैसे कि आज हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, ये यूरिन टेस्ट में ये बैक्टीरिया आया है, या निमोनिया में ये बैक्टीरिया आया है, ये इस बैक्टीरिया में ये मेडिसिन इफेक्टिव होगी, जिसको हम कहते हैं कल्चर बेस्ड एंटीबायोटिक देना, ताकि हम एम्पेरिकली अंदाज से एंटीबायोटिक सिर्फ 1-2 दिन के लिए देते हैं और रिपोर्ट साथ में करवाते हैं। 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, फिर हम ये देखते हैं कि उस यूरिन या ब्लड में कौन सा बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है, और उस बैक्टीरिया पर कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, उसको मारेगा। हम वही एंटीबॉडी देते हैं जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। ठीक उसी तरीके से इस डीएनए डाइट से ये पता चलता है कि किस पर्सन के अंदर कौन-सा फूड का मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो रहा है और कौन-सा फूड का मेटाबॉलिज्म उसमें अच्छे से नहीं हो रहा है। जिस फूड का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है, वो फूड हम अवॉइड करने की सलाह देते हैं। इसलिए आप वो फूड खाते हैं जिसका मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में आराम से होता है और आपका वेट लॉस होता रहता है, आप वेट गेन नहीं करते हैं, और जब वेट गेन नहीं होता है, तो आपको डायबिटीज़,
और लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए, जैसा कि उन्होंने बताया, इससे सिरोसिस बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ एक्यूट लिवर फेलियर में कई बार कारण बनता है। और ये मैंने स्लाइड से रखी है, मेरे पास इस वेबिनार में कई सारे क्वेश्चनर में उन्होंने हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी चाहिए थी। अब हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से पुअर हाइजीन की वजह से, फीको ओरल रूट की वजह से फैलता है। यानी जो अपन अगर पानी साफ नहीं हो, अपन जो खाने पीने यूज करते हैं वो साफ नहीं हो, उससे ये वायरस फैलता है। वो बोलते हैं फीको, यानी फीकल मैटर, स्टूल और ओरल, वो फीकल मैटर से संपर्क में आई कोई भी चीज अगर अपने मुंह में आती है, अपन खा लेते हैं, उससे इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होता है। इसलिए अपने हाथ, हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। अपने हाथ अच्छे ढंग से साफ करें, जो भी चीज खाते हैं वो साफ करें, और साथ ही भी ध्यान रखें वो पानी भी साफ सुथरा हो, वो भी कंटामिनेटेड नहीं हो। और यस, इसका भी वैक्सीन अवेलेबल है, तो अपन वो लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी एक 2-3 डिकेड पहले ये सबसे इमर्जिंग कॉज था। अब तो अच्छा ट्रीटमेंट की वजह से ये अच्छा कंट्रोल में आ चुका है, और इसका वैक्सीन अवेलेबल है। हाई रिस्क लोग, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो ब्लड संपर्क कॉन्टेक्ट में आते हैं, या जो पेशेंट डायलिसिस वाले हैं, डायबिटीज पेशेंट हैं, इन लोगों के अंदर उनको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। या जिनका लिवर सिरोसिस होता है तो एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि अभी ये हाई रिस्क हो लिवर हो, तो आपको वैक्सीनेशन होने की वजह से भी आपको फायदा मिलेगा। वेट कम करने की प्रोसेस में पानी पीने का बहुत बड़ा रोल है। पानी की मात्रा अच्छी हो तो वो अपने को शरीर के टॉक्सिन्स को भी दूर करती है और हमें हेल्दी और हाइड्रेटेड रखती है। हाइड्रेशन इसलिए हमारे शरीर की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और अभी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, तो वो पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक्स को प्राइमरी ड्रिंक सोर्स बनाते हैं, लेकिन ये गलत है। सिंपल वाटर का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, और ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स वो हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। उनका यूज मिनिमम करें या ना करें, लेकिन ड्रिंक वाटर, प्लेन वाटर का यूज हमेशा करें, ज्यादा पानी पिए। और अब एक एल्कलाइन वाटर का कंसेप्ट भी आया है। एल्कलाइन वाटर बहुत ही हेल्दी फॉर्म ऑफ वाटर है। ये बहुत ही नेचुरल फॉर्म वाटर है। जो कहते हैं कि नेचुरल वाटर जो हमें मिलता था वो नेचुरल वाटर है ये, लेकिन अब नेचुरल वाटर की कमी की वजह से जापानी साइंटिस्ट ने कई डिकेड पहले एल्कलाइन वाटर को एनालाइज किया, लैब में जनरेट किया, और इसको अब ये आर्टिफिशियली भी अवेलेबल है। और इसके कई सारे फायदे हैं। ये डायबिटीज को कंट्रोल में करता है, क्योर करता है, या उनकी सेल्स का प्रोटेक्शन करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये सेल्स की लाइफ को बढ़ाता है। इसके कई सारे बेनिफिट हैं। और सिंपली ये अपने शरीर के पीएच लेवल को नॉर्मल और अल्कलाइन के पास रहता है। अगर पीएच अपना एसिडिक की तरफ जाता है तो अपने ओवरऑल सेल्स है वो डैमेज ज्यादा होने लगती है, उनका एफिशिएंसी कम होता है, और इस वजह से अपने को बीमारियां जल्दी आती हैं, और बीमारियों का कंट्रोल भी आसानी से नहीं होता है। नेक्स्ट प्रायोरिटी स्टेप में कहूंगा कि जो अपने को आपको रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, और इनको कंट्रोल में रखना चाहिए। मैंने शुरुआत की स्लाइड्स में बताया था कि फैटी लिवर इन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ भी आ सकता है, या इनके आने का इंडिकेटर है, क्योंकि ये सब मिलकर के मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी किसी को अगर एक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो उसको आने वाले टाइम में फैटी लिवर भी हो सकता है, और जिसको आज फैटी लिवर आया है उसको आने समय डायबिटीज भी हो सकता है। तो अपन को हर फैक्टर का जैसे ही पता चले फैटी लिवर है उसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करने के फैक्टर मोरलेस सब सेम है, प्रायोरिटी एस्पेक्ट सब सेम है, तो अपन डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अपने इन फैक्टर कंट्रोल में रखेंगे तो अपना लिवर भी हेल्दी रहेगा। और हमेशा ये कहता आया हूँ, हमने पिछले वेबिनार में शो किया था कि हमें खुद के हेल्थ पैरामीटर्स को मेजर करना चाहिए और उनको मॉनिटर करना चाहिए। सिंपली जैसे हमारे को जो मंथली इनकम है उसके बारे में पता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंस कितने हैं, वो हम मॉनिटर करते हैं, ध्यान रखते हैं, लिखते हैं। इसलिए हम इनकम और एक्सपेंस का यूं कहें, जैसे बैंक में स्टेटमेंट मिलता है, बैंक में डिपॉजिट कितना है, विड्रॉल कितना है, उसका काउंटिंग होता है, ठीक उसी तरह से हमें हमारे हेल्थ के कुछ पैरामीटर्स का मेजरमेंट करना चाहिए, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। इसी में एक ये ओबेसिटी कैलकुलेटर है, एंड्रॉइड ऐप है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं 5 सेकंड रुकूंगा यहाँ पर। आप एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर में जाएं और वहां पर ओबेसिटी कैलकुलेटर टाइप करें और इसको डाउनलोड करें। मैं आप सभी को 10 सेकंड का समय देता हूं।
मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा और आप एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर के ओबेसिटी कैलकुलेटर को डाउनलोड करें। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इससे आपको अपने हेल्थ पैरामीटर्स को मेज़र करने में आसानी मिलेगी और अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे, तो आपको मैं एश्योर करता हूँ कि आपकी हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगी। इससे आपका प्रिवेंटिव, आप ऑर्गन्स को प्रिवेंट करने के स्टेप्स में आपके कदम बढ़ेंगे और आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। इस ओबेसिटी कैलकुलेटर में आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेल्थ पैरामीटर में क्या-क्या करना होता है? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जो इस कैलकुलेटर में अवेलेबल है। बच्चों का भी कैलकुलेटर बना हुआ है और अपना बॉडी में फैट कितना है, वो भी ये एप्लीकेशन आपको कैलकुलेट करके देगा। आपको आपकी हाइट, वेट के हिसाब से आपको खाने में कितना कैलोरी खाना चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से अपना इनकम का रिकॉर्ड रखते हैं, एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखते हैं, उस तरह से अपने को अपने हाइट, वेट के हिसाब से ये पता होना चाहिए कि मेरे पर डे की कैलोरी इनटेक कितनी है और उसमें ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा और आपकी कैलोरी इनटेक कितनी है, उस हिसाब से आपका डाइट कितना होना चाहिए, वो भी आपको ये हेल्प करेगा। तो ये एक वन स्टॉप एप्लीकेशन है, आपको बहुत ही यूज़फुल है ये। तो अब आते हैं सेकंड पैरामीटर है, जो लोग डायबिटीज़ हैं, उनके लिए है पैरामीटर कि वो अपना ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन का हर 3 महीने से मेज़रमेंट करें और चेक करें कि उसको नॉर्मल रेंज की तरफ रखें या उसको वेल कंट्रोल रखें। ये 7 या उससे कम हो, ये अच्छा कंट्रोल माना जाता है। इसके बारे में हमने लास्ट वेबिनार में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ये वेबिनार हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप डिटेल में इसको सुन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, वो भी स्पेशली डायबिटिक लोग, जो उनको अपने फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन है अपन जो भी खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर ऐसा फूड खाएं जो खाने के तुरंत बाद शुगर लेवल बढ़ाता है, वो शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जो फूड खाने के बाद स्लोली स्लोली ब्लड में जाता है, फिर लेवल इंक्रीज करता है, वो अपने लिए ज़्यादा सेफ है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये जानकारी देता है कि कौन सा फूड हमारे शरीर के लिए अनहेल्दी है, वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए और कौन सा फूड हमारे लिए हेल्दी है, स्पेशली डायबिटिक लोगों के लिए, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अपने फूड का कैलोरी वैल्यू हमेशा रीड करें। अपन फास्ट फूड खाते हैं, पैक्ड फूड यूज़ करते हैं, तो मार्केट में जहाँ पर उनका एमआरपी रेट लिखा होता है, उनका एक्सपायरी डेट लिखा होता है, वहीं पर एक छोटा-सा बॉक्स बना हुआ होता है, जिसमें लिखा होता है, इस फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू कितना है। वो हमें रीड करना चाहिए, करने की हैबिट बनानी चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो उसको रीड करें, उसमें कितना कैलोरी है, उसमें भी लिखा है, उसमें फैट कितना है, उसमें कार्ब्स कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है। एक पता चलेगा कि हम क्या चीज़ खाने जा रहे हैं। अगर हमें इतना पता चल गया कि हम क्या चीज़ खाने जा रहे हैं, हमारी खाने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आई एश्योर यू, मैं आपको ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि आपका वेट भी कम रहेगा और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। और अगर आप लीवर के पेशेंट हैं, तो डेफ़िनिटली आप डॉक्टर के सुपरविज़न में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट के संपर्क में रह करके लीवर फंक्शन टेस्ट कराएँ, सोनोग्राफी कराएँ और उनकी एडवाइस को फ़ॉलो करें, ताकि आपको लीवर का गाइड मिले। तो मैं अब सेमिनार में ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि ओबेसिटी और लिवर डिजीज़ एक-दूसरे से लिंक्ड हैं। ओबेसिटी लिवर डिजीज़ से जुड़ी हुई हैं, कई सारी बीमारियाँ इसकी वजह से होती हैं। जहाँ ट्रीटमेंट की बात है, तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है, उसको फ़ॉलो करना चाहिए और मेडिसिन फॉर सिरोसिस, अगर सिरोसिस है, तो डॉक्टर्स हम उसके लिए स्पेशल मेडिसिन देते हैं और उसका जो कारण है, उस कारण का भी ट्रीटमेंट साथ में देते हैं। और अगर अगर बीमारी आपको सिस्ट की है, ट्यूमर है, कैंसर है, तो उसमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिरोसिस है, तो उसमें फाइनल ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन सिर्फ़ ट्रांसप्लांट करवाने तक के समय में लिवर को बचा के रखने की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो सर्जरी में ट्रांसप्लांट, वो भी ट्रीटमेंट आता है। और जब प्रिवेंशन की बात करें, तो जैसा मैंने सारे फैक्टर डिस्कस किए कि हमें इन लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन को ईमानदारी से, मन से फ़ॉलो करना चाहिए और अपने हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर करना चाहिए, मेज़र करना चाहिए, ताकि हम हेल्दी रह सकें। इसी के साथ मैं वेबिनार ये फिनिश करता हूँ और अगला वेबिनार सीरीज़ में हमारा आएगा, इसी लिवर डिज़ीज़ पे आएगा, लेकिन वो इंग्लिश में आएगा और 2 वीक बाद फोर्टनाइटली वेडनेसडे को आएगा। आपको हमसे अगर संपर्क करना हो, जानकारी लेनी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8866020505, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फेसबुक पेज है, आप इसको लाइक करें, फॉलो करें, उसमें हम केवल अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ में शेयर करते हैं। कई सारी चीज़ें ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, आप देखेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा और यूट्यूब चैनल जिस पे कि हमारा
आज का ये वेबिनार भी आएगा, पुराने वेबिनार भी हैं, और कई अच्छे अच्छे कंटेंट इस पर शेयर करते हैं, उसको भी फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करें। हेलो हेलो हेलो, डॉक्टर साहब। यस सर, हेलो, डॉक्टर साहब से बात हो सकती है मैडम? एक मिनट हेलो। एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, आपको हाँ जी, मौका हाँ। देते हैं बात करने का। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ आज का वेबिनार का टॉपिक बहुत ही बढ़िया रहा और बढ़िया बहुत ही रहा। काम का होगा। काफी लोगों को नॉलेज अच्छी मिली होगी आज के वेबिनार से। हेलो। जी शिवराज जी, हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। क्वेश्चन आए थे ना, मैंने खुद के हाँ जो लोग क्वेश्चन हमसे पूछते हैं उनको कवर किया है। वेबिनार में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन्होंने भी कई सारे क्वेश्चन भेजे थे, मैंने काफी क्वेश्चन उसमें जी कवर कर लिए जी हैं, जी ताकि हाँ सबके सामने रखा है। डॉक्टर साहब, 50 क्वेश्चन है आज, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि पहले हम लोग लाइव लोगों के ले लें क्वेश्चंस, या जो हमारे पास मेल में आए हैं उनके लिए जाएं? जो मेल में आए हैं अधिकांश क्वेश्चंस को मैं कवर कर चुका हूं, वो लेकिन जो लोग जी लाइव हैं अपन से उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कि वो काफी समय जरूर जरूर, से सुना है, इनके बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल, करें। जी हाँ। ठीक है। एक हेलो। पार्टिसिपेंट ऑलरेडी पूछना चाह रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगी उनसे कि आप अपना क्वेश्चन रखिए प्लीज। हेलो। हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्ते सर सर, दिस इज मनोज भाव सर। बोलिए सर। हाँ सर, सर वेरी गुड सर। सर बहुत ही बढ़िया, एक एक शब्द आपका जो आज का था वो वैल्यूएबल था। योर एफर्ट्स टू स्टार्ट टेक पीपल फ्रॉम इलनेस वर्ल्ड टू वेलनेस वर्ल्ड, वेरी गुड सर, बधाई हो सर। और दूसरी बात मुझे अच्छी चीज मालूम पड़ी कि ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी मतलब हेल्दी लीवर फैमिली वाला उससे डोनेट कर सकता है। दैट्स अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन व्हिच आई नेवर हैड सर। सर तो बधाई हो उसके लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि जब किसी को ब्लड ट्रांसफर होता है और जो मिसमैच होता है, अगर मतलब वो मैच नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो सिरोसिस लीवर होने के चांसेस कितने रहते हैं? नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मिस में से सिरोसिस नहीं होता है। मैं फिर रिपीट करता नहीं हूँ, होता है सर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हाँ के जी, मिस में से सिरोसिस नहीं होता है। पुराने समय में, राइट सर। आज के करीब 30 साल पहले की बात कहूं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इन्फेक्शन होते थे जिससे लिवर सिरोसिस होता था, और वो इन्फेक्शन था प्राइमरी हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का। लेकिन जैसे करीब 30 साल पहले चीज हाईलाइट हुई, तो अब रूटीन में जो भी ब्लड डोनेशन होता है, तो ब्लड डोनर का भी टेस्टिंग होता है, ब्लड रेसिपिएंट का टेस्टिंग होता है कि ब्लड डोनर का, उसमें हेपेटाइटिस बी सी HIV टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ताकि जिसको ब्लड लगे उसको ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं जाए। तो आज के समय में किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन नहीं होता है। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इन्फेक्शन होने की संभावना जो करीब 30 साल पहले थी वो अब खत्म हो गई है, और वो हेपेटाइटिस बी वायरस जो ब्लड के थ्रू फैलता था उससे लिवर सिरोसिस होता था। हेलो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हेलो, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप लोग? यस डॉक्टर शर्वरी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर शर्वरी को अनम्यूट किया जाए। हेलो, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर शर्वरी। हेलो, good evening Dr. Avinash sir. Good evening ma'am. Sir, I have one question regarding how is obesity and gut disease related to each other? And Dr. Sharwari, both are directly related to each other. And I said we conducted our third seminar on acidity and obesity. Simply Okay, they sir. have I'll direct check. relation. They have direct relation. और मैं फिर ब्रीफली आपको समझाना चाहूंगा। रिफ्लेक्स मीन्स अपने शरीर में जो इसोफेगस स्टमक के बीच का जो वॉल होता है वो वॉल कमजोर हो जाता है, और जैसे जैसे वेट बढ़ता है, पेट पे जोर पड़ता है, इससे वॉल की वीकनेस और बढ़ती जाती है। सेकंड, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कई बार अपना स्टमक थोड़ा चेस्ट में चला जाता है, जिससे वॉल के फंक्शन और कमजोर हो जाता है। सो यस, ओबेसिटी और रिफ्लेक्स जिगर के अंदर डायरेक्ट कोरिलेशन है। Okay, sir. So how that kind of obesity be kept into control, which is caused by GERD symptoms? So यहाँ पर ये we have to understand that GERD is not a cause of the problem, or cause of problem is the obesity.
So we should Okay, control. sir. We should control our weight. We should keep our weight under control. So what point I've discussed right now in the prevention of the heart disease, most of them are applicable for a weight loss also. So if you reduce Okay. our weight to a normal range, our symptoms can be reduced significantly. But yes, I advise you to consult to the gastroenterologist, or you can share your reports with us on WhatsApp also. We can guide you further. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, ma'am. Yeah. हेलो, बालेश्वर कुमार जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बालेश जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं 2 साल से हेपेटाइटिस बी से गुजर रहा हूँ जी। सर मैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी भी कम नहीं हो पा रहा है। वायरल लोड है वो बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हुआ है। बालेश जी, आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली आपका वायरल लोड कम होगा। इसमें कई तरह के वायरस होते हैं। अकॉर्डिंगली ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करा करके आपकी वायरल मेडिकेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है। आप डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। आप डॉक्टर से संपर्क बिल्कुल नहीं छोड़ें। कुछ लोग गलती करते हैं कि वो हताश होकर के अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं और बाद में उससे नुकसान ज्यादा होता है। तो वो चिंता नहीं करें, आप उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। आप एक्सपर्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा रहे होंगे कि वही ट्रीटमेंट करते हैं ये, और ट्रीटमेंट करने से आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। साथ में अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल, तो उसको भी आप कंट्रोल में रखें। आपके खान पान का भी आप प्रोटेक्शन रखें ताकि आप लीवर को भी ओवरऑल अच्छा हेल्दी रख सकें आप। सर हेपेटाइटिस बी से अलावा कोई ऐसी अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यही है 6 मंथ ट्रीटमेंट लेने के बाद मैंने 1-2 महीने छोड़ दिया था। उसके बाद अब 4था महीने चल रहा है, मैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो मैं आपको ये कहूँ, देखो अधिकांश तो ये करते हैं कि वो ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं, गायब हो जाते हैं बीच में। वो सबसे बड़ा नुकसान करने वाली स्टेप है, तो आप वो ना करें। आप डॉक्टर रेगुलर फॉलो में रहें, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको पूरा फायदा मिल जाएगा। थैंक यू बालेश जी। थैंक। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, आई एम रमेश कुमार। गुड इवनिंग रमेश जी। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I have a hyperlipidemia. I understand it is a genetic oriented and it is produced from the liver. So, for me, this LDL after taking a rosuvastatin, it is again start increasing. So, is there anything I should do on the liver oriented treatment or medicines? No, sir. You don't need liver oriented treatment, but rather than you need a medicine, you continue the medicine that lower the cholesterol level, triglyceride levels also. As you already told, it is a genetic disease. So Yes, sir. no other way but you have to keep your medicine continue, and you keep a good healthy diet of, I would simply say, you don't take excess amount of the fat, don't take saturated fat, eat your homemade food. These are indirect way to protect your liver. So in my advice, you continue your what medicine you are taking, but be under supervision of your experienced doctor. He knows very well. He will advise you medicine and that you continue for longer time. So don't give it up in the way. Okay, I am following. So thank you. Thank you, Ramesh ji. Hello. 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 Sir, you are hearing me? Yes, Akshat ji. Yes, sir. Yes, sir. Please. Good morning, sir. Hello. Good evening, Akshat ji. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Myself, Akshat Srivastava. Sir, I want to know about, sir, how to maintain our body fit and stay away from obesity for our young generation. What you will provide guideline for us? So, Akshat ji, I would say in very one sentence, you should attend our regular seminars, number 1. Number 2, Okay. I have conducted a seminar on the same topic in our earlier series, number 1, number 2 webinar, and both are available on website also, on our YouTube channel also. And I want to summarize for your convenience right now is that the point I describe here in healthy liver heading also, number 1 is our diet should be as simple as that. Eat very simple diet. It means don't take sugar, don't take too much fat. Take lot of proteins, take lot of water. Number 2, do physical activities day-to-day basis. Make them priority for your good health. Number 3 is a motivation.
Okay, sir. A person should be well motivated to keep himself or herself healthy. So this is not a one-day game. We cannot achieve the health in one day. And once we achieve the health, then we have the bigger responsibility to maintain the health for rest of the life. So practically, Yes, it's sir. our commitment for rest of the life. So there's no shortcut. Eat a way of healthy eating, healthy living, and we have to follow for rest of the life. Those follow, Okay, they remain healthy for rest of the life. Okay, sir. Thank you, sir. I have also provided a very motivational seminar from you, and Thank I am you. so motivated. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you a lot. Yes. Bhaiya, if there is no live question, I can have one question from this questionnaire series which we received. Yes, Sudhaji. Hello. Yes. Yes. Shekhar Agrawal from Agra is asking that I have a liver fibrosis which is 3/4 and NASH 5/8 in liver biopsy. तो लीवर फाइब्रोसिस एक ऐसी स्टेज है कि जो लीवर सिरोसिस की तरफ प्रोग्रेस होती है, और जब उसको लिए हम फाइब्रोस्कैन टेस्ट करते हैं, उसमें बायोप्सी करके देखते हैं ये, तो स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसा स्टेज है जिसको अर्ली स्टेज कहते हैं। अगर वेट कम किया जाए, आपके रिस्क फैक्टर कम किया जाए, तो लिवर वापस नॉर्मल हो जाता है। स्टेज 3 और 4 में बिल्कुल नॉर्मल आने की चांस यूं कहूँ कि वो भी नॉर्मल की तरफ आ सकते हैं अगर आप एग्रेसिवली हेल्दी हैबिट को फॉलो करें। अगर आपने अभी भी ट्रीटमेंट को ढंग से फॉलो नहीं किया है, शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल में नहीं है, आपका वेट ओवरवेट है, तो स्टेज 3 और 4 आगे प्रोग्रेस होकर के सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टेज 3-4 फाइब्रोसिस को रोकना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अच्छे से फॉलो करें। तो आपसे सजेशन मेरा ये है, आप हेल्दी लाइफ को फॉलो करिएगा। जो भी रिस्क फैक्टर हैं आपके लिवर फाइब्रोसिस डेवलप होने का, ओवरवेट, अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, और कुछ लोगों में कारण का पता भी नहीं होता है, इवन देन आपके हेल्दी हैबिट लाइफ सबसे अच्छी होनी चाहिए। आप फॉलो करेंगे तो आई अश्योर कि वो वापस रिग्रेस हो सकती है। अगर आप यहाँ लापरवाही करेंगे तो इट विल प्रोग्रेस टू सिरोसिस, और फिर वहां से रिग्रेशन के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मैं समझती हूँ उनके क्वेश्चन का आंसर उनको मिल चुका होगा। लाइव क्वेश्चन है सर जी? और लाइव में एक संतु जी का अनम्यूट हुआ हुआ है। एक मिनट, रमेश कुमार जी का है एक, वो तो हो चुका है। हाँ, मैं समझती हूँ नहीं है सर जी, नहीं है, भैया अभी कोई भी नहीं है। तो अपने क्वेश्चन जो आए थे वो उनका जवाब दे देते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस का। अच्छा, हमारे पास कितना समय है? समय तो वैसे 5, 15, 15 हो गए हैं, समय तो पूरा हो गया है, पर चलो 1-2 क्वेश्चन लेके फिर अपन फिनिश कर देते हैं। 1-2 क्वेश्चन लेके फिनिश कर देते हैं। हाँ तो ठीक है, ऐसा करते हैं, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक ने पूछा है कि मुझे शुगर है 20 साल से, और शुगर को खत्म करने का क्या कोई ऑपरेशन है, और है तो उसका एक्सपेंस कितना है? इनका नाम क्या है सुधा जी? इनका नाम मैं बताती हूँ, 1 मिनट। ये हैं पिपलिया मंडी एमपी से चारू गोयल। चारू जी, अगर आप लाइव हैं तो अच्छी बात है, लाइव हम आपको जवाब का रिप्लाई भेजेंगे। डायबिटीज को रिजोल्व करने का ट्रीटमेंट सर्जरी है, जिससे डायबिटीज को क्योर किया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि आप उस सर्जरी के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं। जो लोग सुटेबल कैंडिडेट होते हैं उनमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, डायबिटीज क्योर हो सकती है, और आपको फ्यूचर में डायबिटीज मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़े। भैया ये आई एम सॉरी, विजयनगर से ताराचंद टेलर का ये क्वेश्चन था। ओके, तो कोई बात नहीं, हम ताराचंद जी को भी मेल के थ्रू जवाब भेज देंगे। यानी इनफैक्ट जिनका भी जवाब अपने पास में आया ना, उन सबको मेल के थ्रू जवाब भेज देंगे कि जो भी क्वेरी थी उनके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है। बाकी काफी आपने ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। हाउ टू रिड्यूस वेट, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, हाउ टू अर्न वेट गेन, ठीक है, ओबेसिटी प्रॉब्लम, ये सारे कॉमन है जो हमने पहले दूसरे सेशन में कर चुके हैं हम लोग। जी।
तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इन सभी को कि हमसे जुड़े रहें इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और यूट्यूब के जरिए, ताकि उनको ये सब कभी भी सुनना चाहें तो वो यूट्यूब के जरिए सुन सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और एक ने पूछा है कि मेरा गाल ब्लेडर रिमूव हो चुका है गुंटूर से। तो उनका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बस गॉल ब्लैडर इतना रिमूव ही होना है। हाँ, तो है वो पूरा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नहीं, गॉल ब्लैडर रिमूव होने से कोई हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो इन्फेक्ट को फायदा मिला होगा, उनके सिम्टम्स से रिलीफ मिल गया होगा, नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे। गॉल ब्लैडर निकालने से कोई नुकसान नहीं है। और एक को है एलर्जी है वीट की, तो उन्हें क्या करना चाहिए? वडोदरा से है ये। तो वीट की एलर्जी एक जितेश स्पेशल जोशी। तरह की बीमारी होती है। वो बीमारी होने पर हमें वीट को सीलिक डिजीज कहते हैं, एंडोस्कोपी करके उसको कंफर्म करते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू बायोप्सी करके उसको कंफर्म करते हैं। अगर वो सीलिक डिजीज है तो फिर उनको ये फूड अवॉइड करने की सलाह देते हैं कि उनको फ्यूचर में वो फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में इस फूड को डाइजेस्ट करने का एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए उनको ये तकलीफ हो रही है। ठीक है। बाकी मोस्टली क्वेश्चन जो आपने आज सेमिनार में लिए हैं लिवर के, वो ही हैं। मैं समझती हूँ कवर हो चुके हैं। लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सारी। जी हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, वो भी हम कवर कर चुके हैं पहले। हाँ, सेंट्रल ओबेसिटी, बेली फैट, बिलिरुबिन क्या है, ये भी हमने कवर किया है। ओके, हाँ, तो कोई बात नहीं, जब लोग नहीं तो उनको अपन मेल के थ्रू जवाब भेज देंगे। तो अपन यहाँ पर फिनिश करते हैं, 5:20 हो रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, आपने बहुत अच्छे से मॉडरेट किया। थैंक यू, इट्स ऑल माय प्लेजर। और आपने बहुत बढ़िया तरीके से, मैं समझती हूँ बहुत ही नेक काम हो रहा है ये। और लोगों को अच्छा नॉलेज मिल रहा है, मैं समझती हूँ। और अगर जिनको कोई तकलीफ ना है तो उनसे मेरा एक नम्र अनुरोध है कि बाकी लोगों को भी इसमें ज्वाइन करें, ताकि एक नेकी की तरफ हमारा समाज आगे बढ़े और इसका फायदा सभी लोग ले पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।